डर की एक गंध होती है, एक गांस, लगभग छूने लायक गंध। काव्या इस गंध को उससे कहीं बेहतर जानती थी जितना वह मानना चाहती थी। उसके लिए डर का स्वाद पुराने तांबे और सस्ती पुदीना की गोलियों जैसा था। ठीक वही गंध जो रोहन के मुंह से आ रही थी जब उसने काव्या को बार के सर्विस स्टेशन के पास दीवार से सटा दिया था। रोहन को लगा कि वह फायदे में है। उसे लगा कि उसने काव्या को डिनर के सबसे व्यस्त समय में एक ऐसी जगह पर फांसा लिया है जहां काव्या मुस्कुराने के लिए, अपना संयम बनाए रखने के लिए और यह दिखावा करने के लिए मजबूर थी कि सब कुछ ठीक है। रोहन गलत था, क्योंकि हॉल के सबसे अंधेरे कोने में एक अलग थलग सोफे पर परछाइयों में छिपा ठंडी आंखों का एक जोबा था जो उसकी हर आक्रामक हरकत पर नर रखे हुए था। एकटक घूरती आंखें, ऐसी आंखें जिन्होंने यह फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, इससे पहले कि रोहन को यह एहसास होता कि यह रात आखिरी बार होगी जब वह काव्या पर हाथ उठाएगा। रोहन यह नहीं जानता था, रोहन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस पल वह एक चलता फिरता मुर्दा बन चुका था। वह नहीं जानता था कि कौन देख रहा है। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि काव्या उस गलियारे तक, उस दहशत के पल तक कैसे पहुंची, उस जिंदगी को समझना होगा जिसे वह महीनों से अकेले बना रही थी। ईंट दर ईंट काव्या की पनाहगाह, पॉलिश की हुई महोगनी की मैं पर गिलास टकरा रहे थे। जब काव्या ने गंदे गिलासों का एक और ढेर धोने वाले सिंक में डाला, उसके पैर दुख रहे थे। एक गहरी धकती हुई पीहा, एक ऐसा दर्द जो उसके घिसे हुए जूतों के तलवों से शुरू होकर उसकी पीठ के निचले हिस्से तक जाता था, जैसे काम के हर घंटे ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर अपनी छाप छोड़ दी हो। गुरुवार की एक बरसाती रात के 11 बज चुके थे और ओरा लाउंज की लगातार चहल पहल अब आखिरकार शांत होने लगी थी। कोने में घल गाने वाली तिखी 1 घंटे पहले ही अपने सांस समेट चुकी थी। अब सिर्फ एक रिकॉर्ड की हुई प्लेलिस्ट की धीमी सुरीली धुन बची थी जो बार की धीमी रोशनी वाली जगह को भर रही थी। काव्या काउंटर के किनारे पर झुकी, खुद को 5 सेकंड की राहत देते हुए, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करने के लिए, 5 सेकंड के लिए गहरी सांस लेने और महंगे व्हिस्की, पिघले हुए मोम और नींबू के पॉलिश की उस गंध को महसूस करने के लिए जो उस जगह में बसी हुई थी। वह बार उसकी पनाहगाह थी। यह परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। काम के घंटे क्रूर थे, मैनेजमेंट सख्त था और टिप शराबी स्टॉक ब्रोकरों के मूड के हिसाब से बदलती रहती थी, लेकिन यह सुरक्षित था। यह महंगे कॉकटेल और अमीर ग्राहकों पर बनी एक भरोसे की मजबूत दीवार थी जो आमतौर पर अपने हाथ अपने तक ही रखते थे। और इन सब से बाकर यह एक ऐसी जगह थी जहां रोहन उसे छू नहीं सकता था, या कम से कम यही बात काव्या हर रात खुद से दोहराती रहती थी, एक ऐसे मंत्र की तरह जिस पर उसे सोने के लिए विश्वास करना पड़ता था। उसने अपनी आंखें खोलीं, एक साफ कपका उठाया और पीतल के नलों को इतनी ताकत से रगना शुरू कर दिया जितनी उस काम के लिए सच में घरूरी नहीं थी। उसका अक्स घुमावदार धातु में बिग रहा था। थकी हुई आंखें, सस्ते कंसीलर की परत के नीचे छिपे काले घेरे, बाल इतनी कसकर बौंधे हुए थे कि उसके सिर में दर्द होने लगा था। काव्या 26 साल की थी, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी थे जब उसे लगता था कि वह 50 की हो गई है। रोहन जैसे नशे और आत्ममुग्ध इंसान के साथ 4 साल के रिश्ते में रहने का यही असर होता है। यह इंसान को अंदर से इस तरह बुआ कर देता है कि कोई भी क्रीम, कोई भी रात की नींद उसे छिपा नहीं सकती। टेबल नंबर 4 एक और राउंड मांग रही है, राकेश बारमैन ने फुसफुसाते हुए कहा, और ताहा परोसी हुई व्हिस्की की एक ट्रे उसकी ओर खिसका दी। और बिल भी मांग रहे हैं। काव्या ने हॉल के आखिर में कोने वाले सोफे की ओर देखा जो मखमल के भारी पर्दों की गहरी छाया में हमेशा ढका रहता था। वहां अर्जुन सिंह राठौर बैठे थे। उन्हें एक नियमित ग्राहक कहना एक बहुत कमोर शब्द लगता था, एक ऐसे आदमी का वर्णन करने के लिए जो जहां से भी गुजरता था वहां की हवा पर कब्जा कर लेता था। अर्जुन लगभग 40 साल के थे, जिनकी हड्डियों की बनावट तीखी और क्रूर थी, जैसी किसी पुराने राजपूती सिक्के पर होती है, न कि किसी समकालीन चेहरे पर। वह पारंपरिक रूप से सुंदर आदमी नहीं थे। उनका चेहरा इसके लिए बहुत कठोर था, जिस पर एक पतला टेमेगा निशान था जो उनकी बाएं भौं को काटता था, और उनकी आंखों का रंग इतना हल्का स्लेटी था कि वह डरावना लगता था। अर्जुन ऐसे सूट पहनते थे जो खास उन्हीं के लिए सिले होते थे और कवच जैसे लगते थे। वह कभी किसी महिला को साथ नहीं लाते थे, कभी हौंसते नहीं थे, कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करते थे, और बार के कर्मचारियों के बीच फुसफुसाकर कही जाने वाली अफवाहों के अनुसार जैसे कि दीवारें ही उनकी चुगली कर देंगी। अर्जुन सिंह राठौर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की आधी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक थे और बंदरगाह के आयात को खून से सने लोहे के मुक्के से नियंत्रित करते थे। मुंबई का अंडरवर्ल्ड कोई शहरी कहानी नहीं थी और अर्जुन सिंह
राठौर सिर्फ एक और सफल बिजनेसमैन नहीं थे। काव्या ने भारी ट्रे उठाई, उसके हाथ सधे हुए और स्थिर थे। वह अर्जुन से नहीं डरती थी। अजीब बात यह थी कि उनकी टेबल उसकी पूरी जगह में सबसे आसान थी। वह कभी फालतू की बातचीत की उम्मीद नहीं करते थे। वह कभी उस चिकनी, अधिकारपूर्ण इच्छा से नहीं देखते थे जो दलाल स्ट्रीट के ब्रोकर अक्सर दिखाते थे। जब अर्जुन काव्या को देखते थे तो वह बस देखते थे, न कुछ ख्यादा, न कुछ कम, और किसी अजीब तरह से यह एक राहत की बात थी। कुछ रातें ऐसी भी थीं जब काव्या सोचती थी कि आखिर क्यों यह आदमी उसे इतना सहज महसूस कराता है, जबकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी ग्राहक से लगना चाहिए था। शायद इसलिए कि रोहन के साथ 4 साल रहने के बाद उसने छिपी हुई हिंसा के लिए एक तरह का अंदरूनी रडार विकसित कर लिया था। वह जानती थी कि कैसे उन आदमियों को पहचानना है जो एक तरह से मुस्कुराते हैं और बंद दरवाहों के पीछे पूरी तरह से दूसरे इंसान में बदल जाते हैं। रोहन ऐसा ही था। रिश्ते के शुरुआती महीनों में वह उसे डिनर पर ले जाता था, बेवकूफ़ी भरे छोटे छोटे नोट लिखता था, कहता था कि वह सबसे खूबसूरत चीज है जो उसने कभी देखी है। और धीरे धीरे बिना काव्या को एहसास हुए कि कब हद पार हो गई, वही आदमी यह नियंत्रित करने लगा कि वह किससे बात करती है, वह कितना खर्च करती है, वह काम पर जाने के लिए कौन से कपड़े पहनती है। हिंसा एक बार में नहीं आई, यह पतले, लगभग अदृश्य टुकड़ों में आई, जब तक कि एक दिन काव्या ने खुद को आईने में देखा और अपनी ही जिंदगी को नहीं पहचान पाई। अर्जुन इसके ठीक विपरीत थे। वह कभी नहीं छिपाते थे कि वह क्या हैं। वह बाद में क्रूर बनने के लिए दयालु होने का नाटक नहीं करते थे। वह बस वही थे जो वह थे, एक खतरनाक आदमी जो उस खतरे को छिपाने की कोई परवाह नहीं करता था। और यह जितना अजीब लगे, इस क्रूर ईमानदारी में कुछ सुकून देने वाला था। अर्जुन के साथ कोई नकाब नहीं था जो गिर सकता था, कोई आश्चर्य नहीं था जो फटने का इंतजार कर रहा हो। काव्या यह भी जानती थी दिल की गहराइयों में कि उसे इस नौकरी की जरूरत अपनी जिंदगी में किसी भी और चीज से ज्यादा थी। अंधेरी ईस्ट में उसके तंग अपार्टमेंट का किराया उसकी लगभग आधी तनख्वाह खा जाता था। बाकी पैसा बकाया बिलों, पीठ दर्द के लिए सस्ती दवाओं और एक लोन की किस्तों में चला जाता था जो उसने सिर्फ उस घर से निकलने के लिए लिया था जिसे वह रोहन के साथ शेयर करती थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसका भाई, जो अभी भी फेसबुक का पुराना पासवर्ड इस्तेमाल करता था, दूर रहता था, अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ। उसके माता पिता सालों से आसपास नहीं थे। काव्या ने अकेले ही सीखा था कि हर रोज उठकर आगे बढ़ना है, तब भी जब उसके शरीर की हर हड्डी उससे बस हार मान लेने की गुहार लगा रही हो। वह मेहों के लैब्रिंथ से घूरी, धीमी रोशनी में अपना रास्ता बनाते हुए। हॉल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में तैर रही हो। वह कोने वाले सोफे पर पहुंची और मैकालन का ताहा गिलास में पर रखा चुपचाप खाली गिलास से बदल दिया। बिल, राठौर साहब, उसने धीरे से कहा, चमे का फोल्डर में पर रखते हुए। अर्जुन ने हाथ नहीं बाया। वह पूरी तरह से स्थिर रहे। उनके बय कठोर हाथ महोगनी की मैं पर टिके हुए थे। उस रात वह थके हुए लग रहे थे। उनकी हल्की आंखों के नीचे की परछाइयां सामान्य से ज्यादा गहरी थीं और उनकी टाई ढीली थी। उस बेदाग कवच में एक दुर्लभ दरार जो वह आमतौर पर बनाए रखते थे। आज शांति है, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज एक गहरी, कर्कश गर्जना थी, टूटे हुए पत्थर की तरह खुरदरी, जिसमें एक हल्का सा लहजा था जिसे ठीक ठीक पहचानना लगभग असंभव था। बारिश कभी कभार पीने वालों को दूर रखती है, काव्या ने जवाब दिया, अपनी आवाज को तटस्थ लेकिन विनम्र रखते हुए। सिर्फ सबसे समर्पित लोग ही ऐसे तूफान का सामना करते हैं। अर्जुन ने गिलास उठाया, उसे थोड़ा झुकाते हुए, और देखा कि कैसे एम्बर रंग का तरल धीमी रोशनी को पक रहा है, या वो जिनके पास जाने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है। उनकी नहरें ऊपर उठीं, उसकी नहरों से मिली। तुम थकी हुई लग रही हो, काव्या। यह एक साधारण सी बात थी, और फिर भी इसने काव्या के सीने को इस तरह जक लिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। लोग उस पर शायद ही कभी ध्यान देते थे जब तक कि उन्हें कुछ चाहिए ना हो। दुनिया के लिए वह सिर्फ एक ट्रे उठाने वाली, ऑर्डर लिखने वाली, दूसरे लोगों की महंगी जिंदगी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर थी, बस एक लंबी शिफ्ट थी। उसने धीरे से झूठ बोला, एक अभ्यस्त और खोखली मुस्कान देते हुए। अर्जुन की आंखें लगभग अदृश्य रूप से सिको गईं। उसने झूठ पर विश्वास नहीं किया। जो लोग उसके जैसे धंधे में इंदा रहते थे, वे इंसानी झूठ पकने वाली मशीन बन जाते थे। वे अपने आसपास के लोगों के सूक्ष्म भावों को पपकर जीते और मरते थे। अर्जुन ने काव्या के कंधों के तनाव, जिस तरह से वह खाली ट्रे को बहुत कसकर पके हुए थी, उसकी उंगलियों के पोरों के सफेद होने पर ध्यान दिया। आज तुम्हें स्टेशन तक अकेले पैदल नहीं जाना चाहिए, उसने कहा, और अपने कोट के अंदर हाथ डाला। उसने एक चिकना काला चम्हे का बटुआ निकाला और फोल्डर में कई नोट रख दिए,
बिल की रकम देखे बिना एक टैक्सी ले लेना, एक असली वाली, लोकल ट्रेन नहीं। राठौर साहब, यह बहुत ज्यादा है। काव्या ने पैसों को देखते हुए कहना शुरू किया। सिर्फ टिप ही उसकी 3 शिफ्टों की कमाई से ज्यादा थी। मैं ठीक उतना ही छोड़ना चाहता था। अर्जुन ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह एक अनुरोध नहीं था, यह एक आदेश था। वह सोफे से उठे, उसके ऊपर छाते हुए 6 फुट 2 इंच के घने मसल्स और खास तौर पर सिले हुए ऊन का पहा। शुभ रात्रि काव्या, शुभ रात्रि, उसने बुदबुदाया, उनकी चौही पीठ को देखते हुए जब वह बाहर निकलने की ओर बढ़े। गहरे रंग के सूट पहने 2 आदमी जो अब तक बार में लगभग अदृश्य रूप से बैठे थे, अपनी सीटों से उठे और बिना एक शब्द कहे उनके पीछे हो लिए। काव्या ने वह सांस छोई जो उसे पता भी नहीं था कि उसने रोक रखी थी। उसने चम्हे का फोल्डर उठाया। पैसों का वन एक ही समय में एक आशीर्वाद और एक बोझ की तरह महसूस हो रहा था। एक पल के लिए उसने खुद को यह कल्पना करने की इजाजत दी कि अर्जुन सिंह राठौर की ताकत का एक अंश होना कैसा होगा। दुनिया में पूरी तरह से निडर होकर चलना, यह जानते हुए कि अगर किसी ने उसे चुनौती दी तो वह बस उसे अस्तित्व से मिटा सकती है। उसने उस विचार को झटक दिया। इंदा रहने का मतलब था सिर झुकाए रखना, ताकत के सपने नहीं देखना। काव्या सर्विस स्टेशन की ओर मुही, काम खत्म करने और आखिरकार घर जाने, अपने दरवाजे पर 3 ताले लगाने और सो जाने के लिए बेताब। वह नहीं जानती थी, जान भी नहीं सकती थी कि उसने जो नाजुक शांति बनाई थी वह हजारों टुकड़ों में बिखरने वाली थी। रसोई में ब्लीच और ठंडी चिकनाई की गंध आ रही थी। काव्या ने भारी स्विंग दरवाहों को धकेला। उसकी बाहें खाली कटोरियों और सॉस के दाग वाले साइड डिश के प्लेटों से लदी हुई थीं। बर्तन धोने वाले बहुत पहले जा चुके थे। धातु के सिंक को सुबह की टीम के लिए गंदे बर्तनों से भरा छोकर एकमात्र आवाज औद्योगिक फ्रिज की धीमी भनभनाहट और गली की ओर जाने वाले दरवाजे पर बारिश की लगातार दस्तक थी। वह यंत्रवत चल रही थी, प्लेटों को कुएदान में खुरच रही थी। उसका दिमाग पहले से ही घर वापस जाने की व्यवस्था के हिसाब किताब में लगा हुआ था। टैक्सी का किराया, मंगलवार को दे किराया, बिजली का बिल जिसके लिए उसे एक और मोहलत मांगनी थी। यह मानसिक गणना एक थकाऊ टेप थी जो उसकी आंखों के पीछे बिना रुके चलती रहती थी। हर पवित्र रात एक ते धातु की खनक ने काव्या का ध्यान भंग कर दिया। वह जम गई। आवाज भारी स्टील के दरवाजे से आई थी जो पीछे की गली की ओर जाता था। एक दरवाजा जो अंदर से बंद होना चाहिए था, केवल उन कर्मचारियों के लिए सुलभ था जो कचरा फेंकने जाते थे। काव्या धीरे धीरे मुई। उसका दिल एक उन्मत्त और असमान लय में धकने लगा। दरवाजा अधखुला था। सक से पीली और गीली रोशनी की एक दरार अंधेरे गलियारे में आ रही थी। राकेश, काव्या ने पुकारा। उसकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो वह चाहती थी। अगर तुम पीछे सिगरेट पी रहे हो तो इस दरवाजे को ठीक से बंद कर दो। ठंडी हवा अंदर आ रही है। किसी ने जवाब नहीं दिया। काव्या की री में ठंडा पसीना आ गया। तर्क कहता था कि यह सिर्फ हवा थी या कोई आवारा बिल्ली किसी बाल्टी को गिरा रही थी, लेकिन वृत्ति जो सालों से हिंसा का अनुमान लगाने से तैम हो गई थी, चिल्ला रही थी कि वह मुख्य हॉल में वापस भाग जाए। इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाती, भारी दरवाजा चरमराया, पूरी तरह से खुल गया और बारिश से बाहर निकलते हुए एक आदमी की परछाई दिखाई दी। काव्या के फेफे जम गए। उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। हेलो कावू। इस उपनाम ने काव्या के पेट में एक शारीरिक घूंसे की तरह मारा। रोहन। वह रसोई के गलियारे की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी में आया और उसे देखकर काव्या के गले में कव्वाहट भर गई। रोहन उससे भी बदतर हालत में था जब उसने उसे 8 महीने पहले छुआ था। उसके गंदे सुनहरे बाल बारिश से उसके माथे पर चिपके हुए थे, कपे सिलवटों से भरे थे और उसका जबहा उस परिचित आक्रामक तरीके से भिंचा हुआ था जो हमेशा पूरी तरह से टूटने से पहले होता था। उसकी आंखें चौही थीं। उसकी पुतलियां 2 विशाल काले कुओं में फैली हुई थीं। वह नशे में था, कोकीन, शायद मेथाम्फेटामाइन। तुम यहां क्या कर रहे हो? काव्या ने अपनी आवाज को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करते हुए पूछा। वह एक कदम पीछे हटी, स्टेनलेस स्टील की बेंच को उन दोनों के बीच रखते हुए। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? रोहन ने एक टेई मुस्कान दी जिसमें हरा भी मार्क नहीं था। तुमने सोचा था कि तुम बहुत होशियार हो, शहर बदलकर, मेरा नंबर ब्लॉक करके। उसने तिरस्कार से कंधे उचकाए। थोड़ा समय लगा, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारा बेवकूफ भाई अभी भी वही फेसबुक पासवर्ड इस्तेमाल करता है। मुझे वो मैसेज मिल गए जो तुमने उसे भेजे थे। एक संक्षिप्त गुस्सा काव्या के डर के माध्यम से जला। वह अपने भाई को मार डालेगी। तुम्हें यहां से जाना होगा। रोहन, अभी मैं काम कर रही हूं और अगर मेरे मैनेजर ने तुम्हें यहां पीछे देख लिया तो वह पुलिस को बुलाएगा। रोहन हौसा, एक खुरदरी कर्कश आवाज। वह रसोई में और अंदर चला गया। उसके गीले जूते लिनोलियम के फर्श पर
चरमरा रहे थे। पुलिस को बुलाएगा? वे क्या करेंगे? एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गिरफ्तार करेंगे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। शब्द तीखे, निर्णायक निकले। हमारा ब्रेकअप हो गया है। हमारा ब्रेकअप लगभग 1 साल पहले हो गया था। यहां से चले जाओ। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मां किया उपहास से शुद्ध कच्ची दुर्भावना में अचानक बदलाव एक ऐसा संक्रमण था जिसे काव्या ने सैकड़ों बार देखा था, और इतनी बार के बाद भी यह उसे पूरी तरह से पंगु बनाने में कभी असफल नहीं हुआ। रोहन अस्वीकृति से निपटना नहीं जानता था। उसने काव्या को कभी भी अपनी स्वायत्तता वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। उसने उसे एक संपत्ति के रूप में देखा था जो गलती से पट्टे से निकल गई थी। रोहन आगे बढ़ा, उन दोनों के बीच की दूरी को एक भयानक गति से पाटते हुए। उसने बेंच पर ओर से हाथ पटके उस पर झुकते हुए। उसका चेहरा काव्या के चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी गंध ने उसे पूरी तरह से जक लिया। सस्ता पुदीना वाला च्युइंग गम जो पुरानी शराब और गंदे कपों की खट्टी बदबू को छिपाने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह विफल हो रहा था। तुम ये तय नहीं करती कि हमारा ब्रेकअप कब होता है? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज हर से भरे एक फुसफुसाहट में गिर गई। तुम मुझ पर एहसानमंद हो काव्या। मैंने 4 साल तक तुम्हारे सिर पर छत रखी। मैंने तुम्हारे बिल भरे जब तुम नौकरी भी नहीं ढूंढ पा रही थी। तुम मेरी पूरी तनख्वाह पी जाते थे। काव्या ने पलटवार किया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसे कंपन छिपाने के लिए बेंच का किनारा पक ना पा। तुम मुझसे चोरी करते थे। तुम मुझे मारते थे। मैं तुम पर बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं हूं। मैं तुम्हें इसलिए मारता था क्योंकि तुम अपना यह मुंह बंद रखना नहीं जानती थी। उसने मुहाक उगाया, आरोप से पूरी तरह से बेपरवाह। उसने बेंच के चारों ओर घूमकर काव्या का मुख्य हॉल के दरवाहों तक का रास्ता काट दिया। एक ठंडी थे घबराहट ने काव्या के सिस्टम में बाल आ दी। वह पीछे के गलियारे में फांस गई थी। रसोई मुख्य हॉल से ध्वनि रोधी थी, ठीक प्लेटों की आवाज को दबाने और ग्राहकों को परेशान न करने के लिए। राकेश सामने था, काउंटर पर गिलास सुखा रहा था। यहां पीछे क्या हो रहा है उससे पूरी तरह से अनजान। रोहन प्ली। काव्या ने रणनीति बदली। उसकी आवाज ने वह शांत करने वाला लहजा अपना लिया जो वह पुराने दिनों में उसे शांत करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बस चले जाओ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे लॉकर में कुछ हैं, मैं तुम्हें दे सकती हूं। बस ले लो और चले जाओ। उसने फुफकारा, हाथ बाकर उसकी कलाई पकली। उसकी उंगलियां त्वचा में इतनी ओर से धंस गईं कि नील पा जाएंगे। मुझे तुम्हारी वेट्रेस की टिप नहीं चाहिए। बेवकूफ, मैं चाहता हूं कि तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ बाहर आओ। मेरी कार कोने पर खड़ी है। हम घर जा रहे हैं। मुझे छोड़ो। काव्या ने अपना हाथ खींचा, लेकिन उसकी पक लोहे के शिकंजे की तरह थी। मुझसे लहीना बंद करो। वह भौंका। उसकी आवाज ऊंची हो गई, टाइल की दीवारों से गूंज रही थी। उसने उसे हिंसक रूप से अपनी ओर खींचा। दूसरा हाथ उसके गले को पकने के लिए ऊपर उठा। अभी तक दबा नहीं रहा था, लेकिन उसे जगह पर पके हुए था। उसकी पीठ को ठंडे धातु के दरवाहों के खिलाफ धकेल रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझसे बेहतर हो? उसने थूका। थूक काव्या के चेहरे पर लगा। अमीरों के झुंड को ड्रिंक परोस रही हो? तुम कुछ भी नहीं हो। तुम कचरा हो काव्या, और तुम मेरे साथ चलोगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। शुद्ध हताश निराशा के आंसू काव्या की आंखों में चुभ गए। उसने अपने ही गले के चारों ओर उसके हाथ को खरोंचा। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, लेकिन रोहन की नसों में दौती दवा ने उसे दर्द से प्रतिरक्षित कर दिया। वह यहीं मरने वाली थी। यह निश्चितता एक पूर्ण स्पष्टता के साथ आई। अगर वह उसके साथ उस कार में बैठी तो वह कभी वापस नहीं आएगी। जो उन दोनों में से कोई नहीं जानता था वह यह था कि मुख्य हॉल के भारी स्विंग दरवाजे रबर के एक टुक से 1 सेंटीमीटर खुले हुए थे, जिसे वेटर उन्हें पटकने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते थे। और दूसरी तरफ हॉल में अर्जुन सिंह राठौर वास्तव में कभी गए ही नहीं थे। अर्जुन का इरादा जाने का ही था। वह औरा लाउंज के सामने के दरवाजों से गुर चुके थे, तैम बारिश से बचने के लिए अपने कोट का कॉलर ऊपर उठाते हुए। उनका ड्राइवर प्रकाश पहले से ही लिंकन का इंजन चालू रखे हुए था। एग्जॉस्ट से गर्म धुआं रात की ठंडी हवा में उठ रहा था, लेकिन किसी चीज ने अर्जुन को फुटपाथ पर रोक दिया था। गली में एक परछाई, एक ऐसी जगह पर हरकत की एक झलक जहां कोई हरकत नहीं होनी चाहिए थी। अर्जुन की इंदगी व्यामोह पर बनी थी। यह कोई दोष नहीं था, यह एक जीवित रहने का तंत्र था। उन्होंने उन चीहों को नरंदार करके अपना पूरा साम्राज्य नहीं चलाया था जो जगह से बाहर लगती थीं। उन्होंने एक गीली जैकेट पहने एक आदमी को रेस्तरां के समानांतर चलने वाली संकरी सर्विस गली में घुसते हुए देखा था। यह सिर्फ एक बेघर आदमी हो सकता था जो आश्रय ढूंढ रहा हो, या एक नशेई जो नशा करने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। लेकिन जिस जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण तरीके से वह आदमी चल रहा था, उसने अर्जुन की तीक्ष्ण प्रवृत्ति को परेशान कर दिया।
वह प्रकाश की ओर मुहे एक उंगली उठाकर इंतजार करने के लिए कहा और बार के अंदर वापस चले गए। वह अपने सोफे पर वापस नहीं गए। वह कोर्ट काउंटर के पास परछाइयों में खपे रहे, पूरी तरह से स्थिर, सुन रहे थे। उन्होंने राकेश को बार के पीछे गुनगुनाते हुए, गिलास धोते हुए सुना और फिर बारिश और गिल संगीत की आवाज के नीचे उन्होंने एक महिला की दबी हुई उन्मत्त विनती की आवाज सुनी। अर्जुन पूरी तरह से चुपचाप चले। उनके चमहे के जूते मोटे कालीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वह रसोई के दरवाहों के पास पहुंचे और रबर के वेज से बची 2 सेंटीमीटर की दरार से झांका। उनकी हल्की स्लेटी आंखें गलियारे के दृश्य पर टिक गईं। उन्होंने काव्या को देखा। उसकी पीठ औद्योगिक कोल्ड रूम के खिलाफ ओर से दबी हुई थी। उसका चेहरा पीला और आतंक से विकृत था और उन्होंने उस बिखरे हुए अनिश्चित आदमी को देखा जिसका हाथ उसके गले के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे जगह पर पके हुए था। अर्जुन को गुस्सा नहीं आया, कम से कम शब्द के पारंपरिक अर्थ में नहीं। गुस्सा एक शोरगुल वाली अव्यवस्थित भावना थी जो निर्णय को धुंधला कर देती थी। अर्जुन ने जो महसूस किया वह उनके अपने आंतरिक तापमान में अचानक और पूर्ण गिरावट थी। एक ठंडा नैदानिक रोष जिसने उनके दिल की धड़कन को कम कर दिया और उनकी दृष्टि को लगभग सर्जिकल स्पष्टता के साथ तेईमान कर दिया। अर्जुन उस जैसे आदमियों को जानते थे जिसने काव्या को गले से पक रखा था। दुनिया उनसे भरी पड़ी थी। कमोर दयनीय जीव जो हिंसा का इस्तेमाल उस एकमात्र चीज को नियंत्रित करने के लिए करते थे जिसे वे अभी भी नियंत्रित कर सकते थे। अर्जुन हाँ, एक हिंसक आदमी थे। उन्होंने हत्या के आदेश दिए थे, उन्होंने अपने हाथों से जानें ली थीं, लेकिन उनकी हिंसा व्यवसाय थी, यह शक्ति थी, रणनीति थी, जरूरत थी। वह असहायों को नहीं डराते थे, वह उन आदमियों से घृणा करते थे जो कमोरों पर पलते थे। और एक और भी आदिम स्तर पर अर्जुन ने कुछ और पहचाना। काव्या उनकी पनाहगाह का हिस्सा थी। वह उनकी जिंदगी की अराजकता में एक शांत निरंतर उपस्थिति थी। वह उनकी ड्रिंक्स परोसती थी, उनकी चुप्पी का सम्मान करती थी और वह नशे अर्जुन की शांति को अपवित्र कर रहा था। रोहन पूरी तरह से नियंत्रण खो रहा था। मैंने कहा हम जा रहे हैं, वह चिल्लाया, अपना हाथ पीछे खींचते हुए, जैसे वह उसके चेहरे पर थप्पा मारने वाला हो। काव्या ने ओर से आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा घुमाते हुए, चोट के लिए खुद को तैयार करते हुए। चोट कभी नहीं आई। इसके बजाय रसोई के दरवाजे इतनी विस्फोटक और भयानक ताकत से खुले कि वे दीवारों से जा टकराए, उनके कब्जे विरोध में चीख उठे। रोहन जम गया। उसका हाथ अभी भी हवा में लटका हुआ था और उसने अचानक अपना सिर घुमाया। अर्जुन सिंह राठौर प्रवेश द्वार पर खड़े थे। वह भागे नहीं थे, उन्होंने कोई हथियार नहीं निकाला था, वह बस वहां थे, खास तौर पर सिले हुए अधिकार और आसन्न कयामत का एक अचल मोनोलिथ। परिवेश की रोशनी उनकी आंख के ऊपर के निशान को पक रही थी, जिससे उनके चेहरे पर लगभग राक्षसी भाव आ रहा था। उस पर से अपना हाथ हटा, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, उसे होने की जरूरत भी नहीं थी। यह एक न्यायाधीश द्वारा मौत की सक सुनाने की आवाज थी। रोहन एड्रेनालाइन और नशीले पदार्थों से प्रेरित स्थिति की गंभीरता को तुरंत नहीं समझ पाया। उसने बस एक सूट पहने आदमी को देखा जो वहां दखल दे रहा था जहां उसे नहीं होना चाहिए था, और उसके घायल अहंकार में विस्फोट हो गया। ए सूट बूट वाले, रोहन गुर्राया, काव्या के गले पर अपनी पग थोई कसते हुए। यह निजी मामला है, अपनी महंगी ड्रिंक पर वापस जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा यह सुंदर कोट खराब कर दूं। काव्या ने अपनी आंखें खोली, हवा के लिए हांफते हुए, जबकि रोहन की उंगलियां और गहरी धंस गईं। उसने अर्जुन को घूरा, उसकी आंखें अविश्वास और शुद्ध आतंक के मिश्रण से चौही थीं। भागो, वह उस पर चिल्लाना चाहती थी। वह नशे में है, वह खतरनाक है, लेकिन अर्जुन भागे नहीं। एक धीमी बर्फीली मुस्कान उनके होंठों के कोने पर आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें झारा भी हास्य नहीं था। तुम्हारे पास ठीक 3 सेकंड हैं उसका गला छोड़ने के लिए, अर्जुन ने कहा, रसोई के अंदर एक धीमा जानबूझकर कदम उठाते हुए। अगर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बांह 3 अलग अलग जगहों से तो दूंगा और फिर मैं तुम्हारे दांत निकालूंगा, एक एक करके। अर्जुन की आवाज में ठंडी पूर्ण ईमानदारी रोहन के सिर में दवा के घने कोहरे में भी घुसने लगी। छोटे आदमी से बहादुरी बहने लगी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा जो पूरी तरह से सपाट थीं, अत्यधिक हिंसा की संभावना से पूरी तरह से उदासीन थीं। यह कोई अमीर हीरो बनने का नाटक नहीं कर रहा था, यह एक शिकारी था जो अपने शिकार को देख रहा था। मैं, रोहन हकलाया। काव्या के गले पर उसकी पग थोड़ी ढीली हो गई। एक, अर्जुन ने एक और कदम उठाते हुए गिना। रोहन ने काव्या को पूरी तरह से छो दिया। एक उन्मत्त कदम पीछे हटते हुए काव्या कोल्ड रूम के दरवाजे के खिलाफ गिर गई। हिंसक रूप से खांसते हुए उसका हाथ उसके छोटिल गले पर चला गया। सुनो यार, तुम स्थिति को नहीं समझ रहे हो,
रोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, अपने हाथों को एक रक्षात्मक मुद्रा में उठाते हुए। वह मेरी औरत है, वह बस मुश्किल कर रही है। हमारा एक इतिहास है। 2, अर्जुन ने धीरे से कहा। वह अब केवल एक हाथ की दूरी पर था। रोहन का साहस पूरी तरह से टूट गया। वह गली के दरवाजे की ओर भागा, बारिश में भागने के लिए बेताब। वह नहीं कर सका। अर्जुन एक ऐसी गति से चले जो उनके विशाल शरीर को चुनौती देती थी। उनका बायां हाथ निकला, रोहन को उसकी गीली जैकेट के कॉलर से पकड़ लिया, उसे इतनी ताकत से पीछे खींचा कि उसका सिर चकरा गया। इससे पहले कि रोहन चीख पाता, अर्जुन का दाहिना हाथ उसके गले के चारों ओर बंद हो गया, ठीक उसी की नकल करते हुए जो रोहन ने अभी काव्या के साथ किया था। बस अर्जुन डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने रोहन को उठाया और उसे बेरहमी से स्टेनलेस स्टील की बेंच पर पटक दिया। भारी में एक धातु की चरमराती आवाज के साथ कई इंच पीछे खिसक गई। रोहन का दम घुट गया। उसके हाथ अर्जुन की कलाई को खरोंचने के लिए उभे। उसके पैर बेतहाशा लात मार रहे थे, जबकि अर्जुन ने उसे उसके पंजों पर खा कर दिया। इतिहास मर चुका है, अर्जुन ने फुसफुसाया, इस तरह झुकते हुए कि उनका चेहरा रोहन की भयभीत उभरी हुई आंखों से कुछ इंच दूर था। और अगर तुम इस इमारत के पास आए या इस औरत को दोबारा देखा तो तुम भी उसके साथ शामिल हो जाओगे, समझे? रोहन बोल नहीं पा रहा था, वह सिर्फ घुट रहा था, उन्मत्त होकर अपना सिर हिला रहा था। उसका चेहरा एक खतरनाक बैंगनी रंग का हो रहा था, जबकि अर्जुन ने उसकी श्वास नली को इतना कुचल दिया कि संदेश स्पष्ट हो जाए। अर्जुन ने उसे वहां 5 दर्दनाक सेकंड के लिए पके रखा, डर को नशे के दिमाग में स्थायी रूप से अंकित होने दिया। फिर शुद्ध घृणा के भाव के साथ अर्जुन ने उसे एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई कचरा फेंकता है, जो फर्श पर गिर गया। घुटते हुए और लिनोलियम पर सूखी उल्टी करते हुए वह एक केके की तरह पीछे घिसटता गया, अपने गीले जूतों पर फिसलते हुए, जब तक कि वह गली के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। उसने खुलने वाले बार पर मारा, बाहर बारिश में फट पड़ा और रात में गायब हो गया बिना पीछे देखे। रसोई में सन्नाटा छा गया, भारी गूंजता हुआ, केवल बारिश की आवाज और काव्या की हांफती सांसों से टूटता हुआ। अर्जुन ने अपनी छाती की जेब से एक बेदाग सफेद रूमाल निकाला, धीरे धीरे अपने हाथ पोंछते हुए उनका भावहीन चेहरा धीरे धीरे काव्या को देखने के लिए मुहा। वह अभी भी कोल्ड रूम के सहारे खड़ी थी, हिंसक रूप से कांप रही थी। उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो। शांत, विनम्र आदमी जो अच्छी टिप देता था और सीधी व्हिस्की पीता था, गायब हो गया था। उसकी जगह पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक राक्षस था। अर्जुन ने कोई सांत्वना नहीं दी या नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बस उन लाल, उग्र निशानों को देखा जो उसके पीले गले पर बनने लगे थे। अपना कोट पहनो काव्या, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज हमेशा की तरह गहरी, कर्कश गर्जना में वापस आ गई। क्या? उसने फुसफुसाया। तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है, अर्जुन ने घोषित किया। उनकी हल्की आंखें उसकी आंखों पर एक ऐसी तीव्रता से टिकी थीं जिसने उसे कंपा दिया। आज तुम टैक्सी नहीं लोगी, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। एड्रेनालाइन एक झूठा है, यह शरीर को धोखा देता है, उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह तेज है, मजबूत है, किसी भी आपदा से उबरने में सक्षम है, जब तक कि वह अचानक वाष्पित नहीं हो जाता और व्यक्ति को सीधे वास्तविकता की ठंडी, कठोर मीन पर गिरा देता है। काव्या ने उस गिरावट को ठीक उसी क्षण महसूस किया जब उसने ऑरा लाउंज के पिछले दरवाजे को पार किया। उसके पैर गीले कागज के बने लग रहे थे। उसने अपने सस्ते सिंथेटिक कोट को अपने कंधों के चारों ओर कस लिया। पतला कपा शिकागो की ठंडी, नम रात के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। एक चमकदार काली लिंकन फुटपाथ के पास खजी थी। उसका इंजन चालू था। स्टील का एक भव्य राक्षस जो सक पर खईजंग लगी सेडानों के बगल में पूरी तरह से बेमेल था। ड्राइवर चौहे कंधों वाला एक आदमी जिसकी गर्दन टेलीफोन के खंभे से भी मोटी थी, पीछे का दरवाजा खुला रखे हुए था। बारिश उसके गहरे रंग के सूट पर ओर से प्लाक रही थी, लेकिन वह पलक भी नहीं झपका रहा था, बस आगे देख रहा था। एक पेशेवर गार्गोयल जो अपने मालिक के रथ की रखवाली कर रहा था। काव्या फुटपाथ पर झिझकी। उसकी हर जीवित रहने की वृत्ति चिल्ला रही थी कि वह अर्जुन सिंह राठौर के साथ उस कार में न बैठे। उसी आदमी ने अभी एक व्यक्ति की श्वास नली को लगभग कुचल दिया था, इतनी सहजता से जैसे कोई में से मक्खी हटाता है। पुलिस रोहन ने जो किया उसे घरेलू झग्गा कहेगी, पुलिस अर्जुन को एक स्थानीय आतंकवादी खतरा कहेगी। अंदर आओ काव्या। अर्जुन पहले से ही अंदर बैठे थे, पीछे की सीट की शानदार परछाइयों में डूबे हुए। वह उसे नहीं देख रहे थे, वह विभाजक को घूर रहे थे। उनका तीखा प्रोफाइल पूरी तरह से अपठनीय था। उसने एक घूंट भरा, दर्द की एक तेज चुभन उसके गले से नीचे उतरने पर मुंह बनाते हुए
रोहन के उंगलियों के निशान निश्चित रूप से सुबह तक नील का एक नक्शा छो देंगे। एक गहरी थकान से प्रेरित होकर, जिसने अस्थायी रूप से डर पर काबू पा लिया था, काव्या कार में चढ़ गई। भारी दरवाजा उसके पीछे एक ठोस वायुरोधी धमाके के साथ बंद हो गया, जिसने तुरंत बाहर की बारिश और शहर की हवा को काट दिया। इंटीरियर में पुरानी चम्हे और अर्जुन के महंगे चंदन के इत्र की महक आ रही थी। यह एक घुटन भरी सुरक्षा थी। चलो प्रकाश, अर्जुन ने धीरे से आदेश दिया। कार एक शांत, सहज शक्ति के साथ फुटपाथ से दूर खिसक गई। एक लंबे समय तक एकमात्र हवा विंडशील्ड वाइपर की लयबद्ध गति थी। काव्या धुएं वाले शीशे से बाहर देख रही थी। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के नियॉन साइन को धुंधले बिजली के रंग की धारियों में बदलते हुए देख रही थी। उसने अपनी बाहें अपनी कमर के चारों ओर लपेट लीं, उन कंपनों को रोकने की कोशिश कर रही थी जो उसकी छाती में कंपन कर रहे थे। वह इससे नफरत करती थी। वह छोटा महसूस करने से नफरत करती थी। 4 साल तक वह रोहन की अनिश्चित, हिंसक दुनिया में फिट होने के लिए खुद को सिकोती रही थी। उसके मूड को वैसे ही पढ़ना सीख रही थी जैसे एक नाविक तूफानी बादलों को पढ़ता है। उससे बचना डर का अंत होना चाहिए था। इसके बजाय ऐसा लगा कि ब्रह्मांड ने बस एक अराजक, दयनीय राक्षस को एक शीर्ष शिकारी से बदल दिया है। तुम्हारी तरफ कंसोल में पानी की बोतल है। अर्जुन की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अभी भी अपना सिर नहीं घुमाया था। काव्या ने नीचे देखा। एक ठंडे कप होल्डर में रखी हुई मिनरल वाटर की एक कांच की बोतल थी। उसका गला रेत के काग जैसा लग रहा था, जिस लाइन की आवाज असलेक पर पिसा हुआ कांच लगा हो। उसने उसे पकने के लिए हाथ बाया। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि वह भारी धातु का ढक्कन नहीं खोल पाई। एक बड़े कठोर हाथ ने उसका हाथ ढक लिया। काव्या जम गई। अर्जुन की त्वचा गर्म थी, पक अविश्वसनीय रूप से कोमल थी, उस क्रूर हिंसा के विपरीत जो उसने अभी देखी थी। यह ठीक वही हाथ थे जिन्होंने 10 मिनट पहले सर्जिकल ठंडक के साथ दर्द दिया था। उसने बोतल उसके कांपते हुए हाथों से ले ली, एक हल्की सी खनक के साथ ढक्कन घुमाया और वापस दे दी। शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज बुरी तरह से फट गई। अर्जुन ने आखिरकार अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। घूरती हुई सक की रोशनी की परिवेशी चमक में उनकी हल्की स्लेटी आंखें उसे बिना किसी शर्म के जांच रही थीं, नुकसान का आकलन कर रही थीं। उनकी नखर काव्या के पीले गले पर छत्ते हुए लाल उग्र निशानों पर टिकी रही। उनके जबहे में एक मांसपेशी सिकुड़ गई, तनावपूर्ण और खतरनाक, लेकिन उनकी आवाज सपाट रही। वह जानता है कि तुम कहाँ काम करती हो, अर्जुन ने कहा। यह एक सवाल नहीं था, यह एक सामरिक मूल्यांकन था। काव्या ने ठंडे पानी का एक छोटा घूंट लिया, मुंह बनाते हुए। जब वह नीचे उतरा, उसने मेरे भाई का सोशल नेटवर्क ढूंढ लिया। वहीं से पता चला जब वह नशे में होता है तो वह इद्दी हो जाता है। नशे में? अर्जुन ने शब्द को मुंह में एक कवे स्वाद के साथ दोहराया। एक नशे, इससे कोई फर्क नहीं पता, काव्या ने हताश होकर कहा। ताकत का एक मुखौटा पेश करने की कोशिश कर रही थी जो उसके पास नहीं था। कल मैं अपने मैनेजर से बात करूंगी। मैं देखूंगी कि क्या मैं दिन की शिफ्ट में बदल सकती हूं। उस समय रसोई बंद रहती है। मुझे बस और सावधान रहने की जरूरत है। अर्जुन ने एक सामदर्द नीची निंदक आह भरी। यह एक भयानक आवाज थी। सावधानी इस जैसे आदमियों को नहीं रोकती। काव्या, एक बंद दरवाजा बस उन्हें खिकखितोने पर मजबूर करता है। उसे लगता है कि वह तुम्हारा मालिक है। हक और नशीले पदार्थों से प्रेरित आदमी शिफ्ट बदलने पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तो मुझे क्या करना चाहिए? निराशा आखिरकार छलक पाई उसके विनम्र मुखौटे को तोते हुए। काव्या उसकी ओर मुई। उसकी आंखें न बहाए गए गुस्से के आंसुओं से चमक रही थीं। मैं फिर से घर बदलने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैं मुश्किल से ही वहां का किराया दे पाती हूँ जहां मैं रहती हूँ। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। मुझे बस इससे इंदा रहना है। कोई भी हमेशा रक्षात्मक रहकर इंदा नहीं रहता। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, उसके प्रकोप से पूरी तरह से अप्रभावित। किसी न किसी समय तुम थक जाती हो और एक वार लगने देती हो। काव्या ने अपनी निरें हटा ली। उसका जबहा भिंचा हुआ था। वह जानती थी कि वह सही कह रहा है और वह उससे नफरत करती थी कि उसने इसे इतनी नैदानिक रूप से इंगित किया। मैंने आज आपकी मदद नहीं मांगी थी राठौर साहब। आपने जो किया उसके लिए मैं आभारी हूं, सच में। लेकिन मैं आपकी समस्या नहीं हूं। मेरा नाम अर्जुन है, उसने धीरे से सुधारा, सीट पर खिसकते हुए, अपने विशाल शरीर को थोड़ा उसकी दिशा में घुमाते हुए। और तुम एक समस्या नहीं हो। तुम मेरी ड्रिंक्स बनाती हो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती जैसे मैं एक चलता फिरता तिजोरी हूं, और तुम मेरे चेहरे पर निशान को नहीं घूरती। तुम मुझे एक ऐसे शहर में शांति प्रदान करती हो जो शायद ही कभी किसी भी तरह की शांति प्रदान करता है। इसलिए जो तुम्हें धमकी देता है वह मेरी शांति को धमकी देता है।
यह काव्या ने अपनी जिंदगी में सुनी सबसे भयावह रूप से व्यावहारिक सुरक्षा की घोषणा थी। वह श्वेत शूरवीर बनने का नाटक नहीं कर रहा था, वह एक निवेश की रक्षा कर रहा था, अपनी दिनचर्या के एक छोटे से हिस्से को संरक्षित कर रहा था। और फिर भी उस ठंडे तर्क के नीचे काव्या ने उसकी हल्की आंखों में कुछ गहरा मानवीय झलक देखी, एक कठोर अक्षम्य नैतिक संहिता जो आवश्यक हिंसा के वर्षों के नीचे दबी हुई थी। तुम कहाँ रहती हो काव्या? उसने पूछा। उसने अंधेरी ईस्ट में एक पता बताया, जो ऑरा लाउंज के पॉलिश किए हुए संगमरमर से बहुत दूर एक मोहल्ला था, एक ऐसी जगह जहां स्ट्रीट लाइट अक्सर गोलियों से नष्ट हो जाती थीं और पुलिस शोर की शिकायतों का जवाब तभी देती थी जब उसमें गोलीबारी शामिल हो। अर्जुन ने बस सिर हिलाया, प्रकाश को सूचित करने के लिए अपनी उंगलियों के पोरों को गोपनीयता वाले शीशे पर थपथ पाया। भारी कार ने एक सहज मोड़ लिया, दक्षिण की ओर, शहर के और कठिन हिस्सों की ओर बढ़ते हुए। वह मोहल्ला जो था, उसके अलावा कुछ भी होने का दिखावा नहीं करता था। क्षय हो रहे ईंट के भवनों का एक निंदक ग्रिड, टूटे हुए फुटपाथ, कंटीले तार की बाहें जो मरी हुई गीली लता से घुट रही थीं। लिंकन एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुकी जो ऐसा लग रहा था जैसे महामंदी के दौरान बनाई गई हो और तब से अपने हाल पर छोड़ दी गई हो। सामने का सुरक्षा दरवाजा एक टूटी हुई ईंट से खुला अटका हुआ था, एक कोने में कांच टूटा हुआ था। काव्या ने अपना बैग उठाया, अचानक एक तीव्र शर्म से भर गई। वह रातें अर्जुन जैसे आदमियों को 20 रुपए की वाइन की बोतलें परोसते हुए बिताती थी और सुबह अपने पोसियों से सस्ती गांजे और उबलती हुई पत्ता गोभी की गंध के साथ उठती थी। लिफ्ट के लिए शुक्रिया अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज कार की भारी चुप्पी में पतली लग रही थी। आपको सच में इसकी जरूरत नहीं थी। उसने दरवाजे के हैंडल के लिए हाथ बाया। रुको, अर्जुन ने अपना दरवाजा धकेला और ठंडी बारिश में बाहर निकल गया। काव्या ने हैरान होकर चुपचाप देखा जब वह कार के चारों ओर घूमा, अपने गहरे ऊनी ओवरकोट को अपने चौहे कंधों के चारों ओर और कसकर खींचते हुए। उसने उसका दरवाजा खोला, अपना हाथ पेश करते हुए। मैं अकेले ऊपर जा सकती हूं, काव्या ने विरोध किया, थोड़ा सिकुते हुए। उस बेदाग, भयानक और शक्तिशाली आदमी का उसके गंदे, दागदार गलियारे में कदम रखने का विचार बहुत यादा था। मुझे कोई शक नहीं है कि तुम जा सकती हो, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ूंगा। काव्या के पास उससे लड़ने की ऊर्जा नहीं थी। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी पग मजबूत थी, उसे कार की नीची सीट से बिना किसी प्रयास के खींचते हुए। जैसे ही वह खई हुई, उसने उसे छोड़ दिया, उसे जगह देते हुए। प्रकाश ड्राइवर की तरफ से बाहर निकल गया था। उसका हाथ लापरवाही से अपने कोट के अंदर टिका हुआ था, एक शिकारी की तरह ध्यान से अंधेरी सक पर नर दोहा रहा था। अर्जुन ने एक हल्का सा सिर हिलाया और प्रकाश कार के पास ही रहा। वे इमारत में दाखिल हुए। गलियारे में नम कालीन और पुरानी रसोई की चिकनाई की गंध आ रही थी। छत पर लगी फ्लोरोसेंट लाइट झिलमिला रही थी, एक चिकचिची ततैया की तरह भिन भिन आ रही थी। तीसरी मंजिल, काव्या ने बुदबुदाया, संकरी सीढ़ियों से रास्ता दिखाते हुए। अर्जुन चुपचाप पीछे पीछे चले। उनके महंगे भारी जूते सीढ़ियों के घिसे हुए लिनोलियम पर शायद ही कोई आवाज कर रहे थे। वह एक भूत की तरह चल रहे थे। एक विशाल परछाई उसके पीछे मोड़रा रही थी। काव्या उनकी उपस्थिति के प्रति अति सचेत थी। वह उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकती थी। वह उनकी मांसपेशियों में लिपटे तनाव को महसूस कर सकती थी। वह हर दरवाजे की तलाशी ले रहे थे, लैंडिंग के अंधे कोनों की जांच कर रहे थे। वह सिर्फ उसे ऊपर तक नहीं छोड़ रहे थे, वह पूरी इमारत की तलाशी ले रहे थे, जैसे कोई दुश्मन के इलाके की जांच करता है। वे उसके दरवाजे पर पहुंचे। अपार्टमेंट 3 अब चौखट के चारों ओर से पेंट उख रहा था और पीतल के नंबर समय के साथ काले पला गए थे। काव्या ने अपनी चाबियों के लिए बैग में टटोला। उसके हाथ फिर से कांप रहे थे क्योंकि एड्रेनालाइन उसके सिस्टम से बाहर निकलता जा रहा था। उसने पहली चाबी ताले में डाली, एक धातु की क्लिक के साथ घुमाते हुए। वह दूसरे ताले की ओर भी, एक चेन जो उसने खुद लगाई थी, अटके हुए तंत्र से जूझ रही थी। तुम्हें एक बेहतर सुदृढ़ीकरण प्लेट की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। उनकी आंखें दरवाजे की नाजुक लकी की चौखट की जांच कर रही थीं। एक भारी बूट वाला आदमी इस लकी को एक ही लात में तोड़ देगा। मैं इतना ही खरीद सकती हूँ। काव्या ने तुरंत पलटवार किया, तुरंत ही अपने तीखे लहजे पर पछताते हुए। वह थकी हुई थी, वह चोटिल थी और उसका धैर्य अपनी सीमा तक खिंच चुका था। अर्जुन ने बुरा नहीं माना, उन्होंने बस अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला। काव्या सहज रूप से सिकुड़ गई, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो रोहन की अचानक हिंसक हरकतों के वर्षों से गहरी हो गई थी। अर्जुन जम गए। उन्होंने उसका सिकुड़ना देखा। एक गहरी, बदसूरत छाया उनकी हल्की आंखों को पार कर गई।
उस घातक हिंसा का एक संक्षिप्त प्रदर्शन जिसे वह सख्ती से नियंत्रण में रखते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना हाथ बहुत धीरे धीरे निकाला। इस बार उन्होंने एक मोटा मम्बूत बिजनेस कार्ड बहाया। यह पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक फोन नंबर के जो काली स्याही में उभरा हुआ था। आज रात से तुम्हारी गली के आखिर में एक आदमी खा रहेगा, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज एक नीची शांत गर्जना थी, जैसी एक डरे हुए जानवर को शांत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका नाम इरफान है। अगर तुम कोई ऐसी कार देखो जिसे तुम नहीं पहचानती या स्टेशन तक चलते हुए असुरक्षित महसूस करो तो तुम इस नंबर पर फोन करना। वह दिन हो या रात, फोन उठाएगा। काव्या ने कार्ड को घूरा। यह अविश्वसनीय रूप से भारी लग रहा था, एक ऐसे कर्ज का भौतिक रूप जिसे वह कभी नहीं चुका पाएगी। अर्जुन, मैं निजी सुरक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकती। मैं कोई सुरक्षा कंपनी नहीं हूं, काव्या, और मैं बिल नहीं भेजता, उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया। कार्ड लो। उसने हाथ बहाया और ले लिया। उसकी उंगलियां उनकी उंगलियों से छू गईं। कार्ड गर्म था। आप ये क्यों कर रहे हैं? उसने आखिरकार पूछा। उनके चेहरे को देखते हुए उनकी आंख के ऊपर का निशान खिंच गया, क्योंकि उनका भाव कठोर हो गया, क्योंकि दुनिया भेइयों से भरी है। काव्या, अर्जुन ने धीरे से कहा, सीईओ की ओर एक कदम पीछे हटते हुए, और कभी कभी उन्हें यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि जंगल का मालिक वास्तव में कौन है। उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया। मुंहे और सीयां उतर गए, झिलमिलाते गलियारे की परछाइयों में गायब हो गए, इससे पहले कि वह अपना दरवाजा खोल पाती। काव्या चुपचाप गलियारे में अकेली खड़ी रही, खाली कार्ड को अपनी छाती से दबाए हुए। 4 साल में पहली बार उसने अपना सस्ता फटा हुआ दरवाजा बंद किया और अंधेरे से डर नहीं लगा। अगली सुबह उस दर्दनाक अखन के साथ आई जो एक कार दुर्घटना से बचने वाले को होती है। काव्या गद्दे के किनारे पर बैठी अपने कमरे के उखुते हुए लिनोलियम को घूर रही थी। उसका गला कसकर दुख रहा था, जैसे हर बार निगलने पर उसमें पिसा हुआ कांच भर गया हो। जब उसने आखिरकार खुद को उठने और बाथरूम के छोटे जंग लगे सिंक तक चलने के लिए मजबूर किया तो आईने ने पुष्टि कर दी जो उसका शरीर पहले से ही जानता था। नील के निशान शानदार थे। वे एक हिंसक, बैंगनी और बीमार पीले रंग का धब्बेदार कॉलर बना रहे थे। रोहन की उंगलियों के निशान श्वास नली के दोनों ओर पूरी तरह से संरक्षित थे। काव्या ने अपने सस्ते मेकअप का बैग खोला। उसने 20 मिनट अपनी गर्दन पर बेस की मोटी भारी परतें लगाने में बिताए, तब तक मिलाती रही जब तक कि त्वचा एक पुतले की तरह नहीं दिखने लगी। यह सूजन को नहीं छिपाता था, लेकिन इसने भकीले रंगों को इतना कम कर दिया कि एक आकस्मिक नहर में पता न चले। उसने एक काले रंग की हाई नेक कुर्ती पहनी, अपना बैग उठाया और दरवाजा बंद कर दिया। उस कुंडी और कमोड चेन को 2 बार जांचते हुए जिसकी अर्जुन ने आलोचना की थी, वह सीयां उतरी। उसकी इंद्रियां एक थकाऊ व्यामोह के स्तर पर थीं। फर्श की हर चरमराती आवाज, लैंडिंग पर खिंचती हर परछाई उसके दिल को उछाल देती थी। उसने इमारत के भारी सामने के दरवाजे को धकेला और शिकागो की ठंडी बादलों वाली सुबह में बाहर निकली। एक विचारशील गहरे स्लेटी रंग की सेडान इमारत के ठीक सामने खड़ी थी। उसका इंजन एक टूटे हुए हाइड्रेंट के पास चुपचाप चल रहा था। काव्या आखिरी सीई पर रुक गई। वह गहरे रंग के शीशों से आर पार नहीं देख सकती थी, लेकिन वाहन से एक शांत सतर्क अधिकार का आभास हो रहा था। यह उस मोहल्ले का नहीं था। यह बहुत साफ था, बहुत जानबूझकर था। इंजन ने एक हल्का सा झटका दिया, आक्रामक नहीं, बस एक खामोश स्वीकृति। मैं तुम्हें देख रहा हूं इरफान। अर्जुन अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में उसके अपार्टमेंट के बाहर एक स्थायी संतरी तैनात कर दिया था। काव्या ने हवा के खिलाफ अपना कॉलर खींचा और मेट्रो स्टेशन की ओर चलने लगी। स्लेटी सेडान धीरे धीरे फुटपाथ से दूर हो गई, एक धीमी गति बनाए रखते हुए उससे लगभग 30 मीटर पीछे। यह उसे घुटन नहीं दे रही थी, लेकिन कभी नगर से ओझल नहीं हुई। उसने अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाला। स्क्रीन सूचनाओं से ढकी हुई थी। 47 मिस्ड कॉल, 11 वॉइस मैसेज, सभी अज्ञात नंबरों से। उसने फोन कान से लगाया, पहला संदेश सुनते हुए, काव्या फोन उठाओ। सॉरी, ठीक है, मैं कल नशे में था। तुम जानती हो कि जब मैं तनाव में होता हूं तो मैं कैसा हो जाता हूं। वह आदमी, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी परवाह करता है, तुम उसके लिए एक माँ हो। फोन उठाओ कमीनी, वरना मैं भगवान की कसम खाता हूं। उसने धमकी खत्म करने से पहले ही उसे बंद कर दिया। अगले 3 बिल्कुल वैसे ही थे। रोनी धोनी माफी और हरीली धमकियों के बीच एक मतली पैदा करने वाला पेंडुलम। ये एक कोने में फांसे एक अत्याचारी का क्लासिक चक्र था। रोहन अपमानित था। उसका अहंकार एक ऐसे आदमी द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था जिसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे वह कोई कीगा हो। और चूंकि रोहन कभी अर्जुन को दंडित नहीं कर पाएगा,
वह अपना सारा विनाशकारी गुस्सा सीधे काव्या पर डालेगा। उसने पूरा दिन ओरा लाउंज में एक अति सतर्क थकावट की स्थिति में बिताया। राकेश बारमैन ने जब उसने पंच इन किया तो उस पर एक लंबी नर डाली। उसकी आंखें उसकी कुर्ती के ऊंचे कॉलर पर टिकी थीं, लेकिन उसने कुछ भी न पूछने की शालीनता दिखाई। रेस्तरां उद्योग में लोग आमतौर पर दूसरों के दिखाई देने वाले आघात के मामले में अपने काम से काम रखते थे। अर्जुन उस रात नहीं आए। काव्या ने खुद को हर बार जब सामने का दरवाजा खुलता तो कोने के अंधेरे सोफे की ओर देखते हुए पाया। वह उस तीखी निराशा से नफरत करती थी जो उसे तब महसूस होती थी जब यह सिर्फ शोरगुल करने वाले असहनीय दलालों का एक और समूह होता था। वह माफिया को अपने संरक्षक दूत के साथ भ्रमित कर रही थी, एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल जो शुद्ध हताशा से पैदा हुआ था। अर्जुन उसका दोस्त नहीं था, वह एक ऐसा आदमी था जो अपने वातावरण में पूर्ण व्यवस्था की मांग करता था और रोहन ने उस व्यवस्था को भंग कर दिया था। बस इतना ही। जब रात 11 बजे शिफ्ट खत्म हुई तो काव्या पिछले दरवाजे से बाहर निकली। उसका हाथ अपनी जेब में मिर्च स्प्रे के कैन को कसकर पके हुए था। उसे इसकी जरूरत नहीं पई। काली लिंकन पिछली रात की तरह ही ठीक उसी जगह इंतजार कर रही थी। प्रकाश खुले दरवाजे के पास खड़ा था। शुभ रात्रि मिस काव्या, उसने कहा। उसका लहजा पूरी तरह से तटस्थ था। इस बार उसने बहस नहीं की। वह चम्हे की महक वाले गर्म इंटीरियर में चा गई। अर्जुन पीछे की सीट पर नहीं थे। उसने पूरी तरह से खामोशी और अलगाव में घर का सफर तय किया। गहरे स्लेटी रंग की सेडान ने जैसे ही लिंकन ने उसे इमारत के सामने छोड़ा, पीछा करना शुरू कर दिया। यह काव्या की नई वास्तविकता बन गई, एक खामोश भयानक नृत्यकला जो एक ऐसे आदमी द्वारा रची गई थी जिसे वह मुश्किल से जानती थी। 4 दिनों तक स्लेटी सेडान ने उसका पीछा बागार तक, लॉन्ड्री तक, मेट्रो तक किया। 4 रातों तक प्रकाश उसे काम से घर ले गया और 4 दिनों तक रोहन के वॉइस मैसेज और भी ज्यादा असंतुलित होते गए, जो हताश विनतियों और अत्यधिक स्थानीय हिंसा के वादों के बीच बदलते रहे। अदृश्य जाल टिका हुआ था, लेकिन काव्या रोहन को जानती थी। वह तर्कसंगत नहीं था और वह बस चुपचाप गायब नहीं होने वाला था। वह एक बाग के चारों ओर मुड़राता हुआ एक गिद्ध था जो एक कमोर जगह की तलाश में था। उसे वह कमोर जगह मंगलवार दोपहर को मिली। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिससे अंधेरी ईस्ट की गलियां एक स्लेटी बर्फीली कीच में बदल गई थीं। काव्या के पास साफ यूनिफॉर्म खत्म हो गए थे। उसके अपार्टमेंट से 2 ब्लॉक दूर छोटी सी लॉन्ड्री फ्लोरोसेंट से रोशन एक निराशाजनक डिब्बा थी जो टूटी हुई मशीनों और औद्योगिक ब्लीच की गंध से भरी थी। उसने जानबूझकर अपना सेलफोन घर पर छोड़ दिया था। 1 घंटे की खामोशी के लिए बेताब, रोहन के कॉल के लगातार बमबारी से दूर। उसने अपने कपड़े एक जंग लगी मशीन में डाले, सस्ता डिटर्जेंट पाउडर डाला और एक टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई जो सामने की बही खिड़की की ओर थी। स्लेटी सेडान सक के दूसरी ओर खड़ी थी। उसके विंडशील्ड वाइपर लयबद्ध रूप से झूल रहे थे। यह एक अजीब सुकून देने वाला लंगर था। काव्या ने अपने बैग से एक घिसी पिटी पॉकेट बुक निकाली, शब्दों में खोने की कोशिश कर रही थी। उसने लॉन्ड्री के पिछले दरवाजे को अधखुला नहीं देखा। इमारत का एक पिछला निकास था जो कचरे के डिब्बे से भरी एक गली में जाता था। एक दरवाजा जो सख्ती से मालिक के लिए कचरा बाहर ले जाने के लिए था। यह सामने की खिड़की के दृश्य से बाहर था, सक के दृश्य से बाहर था, इरफान के दृश्य से बाहर था। सोचा था कि तुम हमेशा के लिए अपने नए दोस्तों के पीछे छिप सकती हो। वह आवाज एक खुरदरी कर्कश फुसफुसाहट थी। काव्या का खून बर्फीला पानी बन गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया। रोहन मशीनों के गलियारे के आखिर में खड़ा था। वह भयानक लग रहा था। उसके भीगे हुए कप्पे उसके पतले दुबले पतले शरीर से चिपके हुए थे। उसका चेहरा पीला, उसकी आंखें उसकी आंखों के गड्ढों में गहरी धांसी हुई थीं जो एक ज्वर नशीली उन्माद से जल रही थीं। उसकी बाईं बाह अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसका हाथ एक गंदे नारंगी हैंडल वाले कटर को पके हुए था। ब्लेड बाहर खींचा हुआ था। छत की भिन्न भिनाती रोशनी के नीचे मंद रूप से चमक रहा था। काव्या एक छलांग लगाकर खड़ी हो गई, किताब गिराते हुए। वह कंपन करती हुई वॉशिंग मशीन के खिलाफ पीछे हटी। उसकी छाती हाँफ रही थी। रोहन, वह कांपती हुई आवाज में कह सकी, उसे रख दो, लोग तुम्हें देख लेंगे, कोई नहीं देख रहा है। उसने फुसफुसाया, एक उन्मत्त लखगाते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए। तुम्हारा गार्ड बाहर सामने के दरवाजे पर नर रखे हुए है, एक बेवकूफ की तरह। उसने मुझे गली की छत से आते हुए नहीं देखा। वह मुस्कुराया, लेकिन यह एक भयानक खोखला भाव था। वह पूरी तरह से वास्तविकता से कट चुका था। एक ऐसी लहर पर सवार था जो उसे अजय महसूस करा रही थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, काव्या,
रोहन ने उसके सामने तंग घेरों में घूमते हुए थूका। कटर उसके हाथ में कांप रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम बस जा सकती हो और मुझे किसी सूट बूट वाले से बदल सकती हो। मैंने तुम्हें शक से उठाया, मैंने तुम्हें बनाया, तुमने मेरा बैंक खाता खाली कर दिया और मुझे मारा। काव्या ने पलटवार किया। डर के माध्यम से एक अचानक निंदक क्रोध जल रहा था। वह इतनी थक चुकी थी, उस दयनीय आदमी से इतनी अविश्वसनीय रूप से थक चुकी थी जो उसकी जिंदगी को एक बंधक की तरह पके हुए था। तुम एक नशेई हो रोहन, तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। सच्चाई ने उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। उसका चेहरा शुद्ध हत्यारे रोष के एक मुखौटे में विकृत हो गया। वह आगे बढ़ा, पलक झपकते ही दूरी को पाटते हुए, कटर को उसके चेहरे की ओर उठाते हुए। काव्या चिल्लाई, अपना सिर बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर फेंकते हुए, ब्लेड के जलते हुए कट के लिए खुद को तैयार करते हुए। एक बहरा कर देने वाली खनक संकरे गलियारे में गूंज उठी। रोहन बीच में ही रुक गया। आवेग उसे आधा कदम आगे ले गया, लेकिन उसका शरीर तुरंत कठोर हो गया था। कटर उसकी उंगलियों से फिसल गया, गंदे लिनोलियम पर हानिरहित रूप से टकराया। उसने एक कराह निकाली, एक गीली घुटी हुई आवा और एक तरफ गिर गया। एक ड्रायर के किनारे से फिसलकर फर्श पर आ गया। काव्या ने अपनी बाहें नीचे की, उसकी सांस उसकी छाती में अटकी हुई थी। एक आदमी ठीक वहीं खगा था जहां कुछ सेकंड पहले रोहन खगा था। वह एक साइलेंसर वाली पिस्तौल पके हुए था। काली धातु अभी भी फर्श की ओर इशारा कर रही थी। उसने एक गहरी वाटरप्रूफ जैकेट और एक साधारण काली बेसबॉल कैप पहन रखी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से भूलने योग्य था, जैसा कि कोई भी सक पर पार करने के 5 सेकंड बाद भूल जाएगा। वह स्लेटी सेडान का ड्राइवर था। वह इरफान था। उसने रोहन की ओर नहीं देखा, उसने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, एड्रेनालाइन से पूरी तरह से रहित। उसने धीरे से हथियार नीचे किया, उसे एक प्रशिक्षित गति में अपनी जैकेट के अंदर रखते हुए। आपको चोट तो नहीं लगी काव्या? इरफान ने पूछा। उसकी आवाज सपाट थी, जिसमें मध्य पश्चिमी अमेरिकी का हल्का सा लहजा था। काव्या बोल नहीं पा रही थी। उसने नीचे रोहन की ओर देखा। वह मरा नहीं था, वह अपनी दाहिनी जांघ को पके हुए था। उसकी आंखें इतने गहरे सदमे में चौई थीं कि दर्द पर पहले ही हावी हो चुका था। खून उसके नीचे तेजी से फैल रहा था। फर्श की सफेद टाइलों के खिलाफ एक चमकीला भयानक लाल। इरफान ने उसे पूरी तरह से पैर में गोली मारी थी, फीमर को चकनाचूर कर दिया था और उसे तुरंत गिरा दिया था। मैं, काव्या हकलाई। उसके घुटने आखिरकार जवाब दे गए। वह वॉशिंग मशीन के सामने से फिसल गई, ओर से फर्श पर गिर गई। तुमने उसे गोली मार दी। वह एक घातक खतरा था, इरफान ने तथ्यात्मक रूप से घोषित किया, जैसे कोई मौसम की भविष्यवाणी पढ़ा हो। वह रोहन के कांपते हुए शरीर के ऊपर से घुरा और काव्या के पास घुटनों के बल बैठ गया, अपनी जेब से एक साफ सफेद कपड़ा निकालते हुए। वह बगल की इमारत की छत से आया था। वह एक अंधा स्थान था। देरी के लिए मैं माफी चाहता हूं, रोहन चिल्लाने लगा, एक ऊंची फटी हुई आवाज जो पूर्ण पीहा की थी। वह फर्श पर कमोर रूप से छटपटाया। उसके हाथ उसके अपने खून से सने हुए थे। मदद, कोई पुलिस को बुलाओ, उसने मुझे गोली मार दी। इरफान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वह काव्या को देख रहा था, उसके पीले हैरान चेहरे का अध्ययन कर रहा था। इस प्रतिष्ठान का मालिक एक विस्तारित कॉफी ब्रेक ले रहा है, इरफान ने धीरे से सूचित किया। कैमरे काट दिए गए थे, पुलिस नहीं आ रही है। काव्या ने उसे घूरा। उसके शब्दों की भयावह वास्तविकता डूब रही थी। यह एक सहज आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक पूरी तरह से प्रबंधित वातावरण था। अर्जुन के सिंडिकेट ने न केवल धमकियों पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने उन्हें अलग थलग कर दिया, चर को नियंत्रित किया और एक समाधान निष्पादित किया। क्या तुम लोग उसके साथ क्या करने वाले हो? काव्या ने फुसफुसाया। उसकी आंखें रोहन की ओर दौड़ीं, जो अब हिस्टीरिक रूप से सिसक रहा था। उस टूटे हुए शरीर से सारी बहादुरी निकल गई थी। इरफान खा हो गया, अपनी जैकेट ठीक करते हुए। 2 और आदमी लॉन्ड्री के पिछले दरवाजे से अंदर आए। उन्होंने भारी काम के जूते और गहरे रंग के कपड़े पहने थे। वे एक खामोश भयानक दक्षता के साथ चले, रोहन को तुरंत बाहों से पककर उसे पिछले निकास की ओर घसीटते हुए। रोहन ने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने एक भारी दस्ताने वाले हाथ से उसका मुंह ढक लिया, आवाहा को एक घुटी हुई सिसकी में दबा दिया। राठौर साहब ने अनुरोध किया है कि इस विशिष्ट समस्या को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया जाए, इरफान ने धीरे से कहा। उसे पैर के लिए चिकित्सा देखभाल मिलेगी। उसके बाद उसे अलास्का के तट पर अंतर्राष्ट्रीय जल में काम करने वाली एक वाणिज्यिक मछली पकने वाली नाव पर रखा जाएगा। उसके पास एक नौकरी होगी, उसके पास फोन नहीं होगा, वह फिर कभी शिकागो वापस नहीं आएगा। काव्या लॉन्ड्री के फर्श पर बैठी, पिछले दरवाजे के एक क्लिक के साथ बंद होने की आवाज सुनते हुए। उस आवाज की धातु की भारी अंतिम गूंज उसके सीने के अंदर गूंज उठी।
रोहन बस यूं ही गायब हो गया था। एक ऐसे आदमी द्वारा बिसात से हटा दिया गया था जो मीलों दूर एक चम्हे के सोफे पर बैठा था। उसे भयभीत होना चाहिए था, उसे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए था, उन आदमियों से डरना चाहिए था जिन्होंने अभी अभी उसके पूर्व प्रेमी को दिनदहाड़ अपहरण कर लिया था। लेकिन जब काव्या ने पिछले दरवाजे तक जाने वाले खून के धब्बेदार निशान को देखा तो एकमात्र भावना जो उभरी वह राहत की एक गहरी भारी लहर थी। भैया चला गया था, लेकिन जब उसने इरफान की ओर आंखें उठाईं जो शांति से औद्योगिक ब्लीच से खून साफ कर रहा था, तो उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अब वह शीर्ष शिकारी की गहरी और अटूट रूप से नहणी थी। काव्या के अपार्टमेंट में खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी। 4 साल में पहली बार उसका फोन नहीं कांप रहा था। कोई उन्मत्त वॉयस मैसेज नहीं थे, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं थे जो आत्मघाती धमकियों और उग्र मांगों के बीच बदलते रहते। रोहन बस गायब हो गया था, बेरिंग सागर के बर्फीले पानी में निर्वासित एक भूत। वह अपने फीके सोफे पर बैठी अपने सामने की खाली दीवार को घूर रही थी। अर्जुन की दुनिया की भयानक दक्षता ने मिनटों में उसकी वास्तविकता को पुनर्व्यवस्थित कर दिया था। लॉन्ड्री के फर्श पर खून ब्लीच से धो दिया गया था। कैमरे रहस्यमय तरीके से खराब बने रहे। पुलिस को कभी नहीं बुलाया गया। ऐसा था जैसे रोहन ने अर्जुन सिंह राठौर के रास्ते में आने के ठीक उसी क्षण अस्तित्व में आना बंद कर दिया था। काव्या ने अपराधबोध की एक भारी लहर महसूस करने की उम्मीद की थी। उसने एक आदमी को गोली लगते देखा था। वह खई रही थी जब उसे अनिवार्य रूप से एक मछली पकने वाली नाव पर गुलाम बनने के लिए घसीटा जा रहा था। समाज कहता था कि उसे आघात पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां खामोश अपार्टमेंट में बैठी सस्ती वेनिला मोमबत्तियों की गंध में सांस लेते हुए एकमात्र चीज जो उसने महसूस की वह एक गहरी स्याह शांति थी। वह आगाध थी और वह इस आगाधी के लिए एक राक्षस की होनी थी। 3 दिन बाद काव्या ने अपनी कमर पर काला एप्रन बांधा और ओरा लाउंज के हॉल में वापस कदम रखा। उसके गले पर नील के निशान एक बीमार पीले रंग में बदल गए थे, जो एक रेशमी स्कार्फ से आसानी से छिप जाते थे, जिसे उसने एक पुरानी दुकान से खरीदा था। राकेश ने बार के पीछे से संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। पॉलिश किए हुए गिलासों की एक ताहा ट्रे उसके स्टेशन तक खिसका दी। उसने अपने कदमों में एक अजीब नई हल्कापन के साथ हॉल में काम किया। वह भारी चिंता जो आमतौर पर उसकी छाती पर भारी पत्ती थी, चली गई थी। जब सामने का दरवाजा खुला तो वह सिकुई नहीं। जब वह कचरा फेंकने गई तो उसने गली की तलाशी नहीं ली। वह पूरी निश्चितता के साथ जानती थी कि अंधेरे में अब कुछ भी उसे छू नहीं सकता। उस सारी छाया में सबसे खतरनाक चीज पहले से ही उसकी देखभाल कर रही थी। 10:30 बजे बार के भारी ओक के दरवाजे खुले और हॉल का परिवेशी तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। अर्जुन अंदर आए। उन्होंने एक चारकोल रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था। ओवरकोट एक हाथ पर लटका हुआ था। वह हमेशा की तरह बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, खास तौर पर सिले हुए हिंसा का एक अचल मोनोलिथ। वह सीधे रिसेप्शन से गोरे अपने कोने वाले सोफे तक चले गए। प्रकाश और एक और आदमी जिसे काव्या नहीं पहचानती थी, बार के पास खड़े हो गए। स्पार्कलिंग पानी पी रहे थे। उनकी आंखें हॉल पर नर दोहा रही थीं। काव्या ने एक क्रिस्टल का गिलास और मैकालन की बोतल उठाई। उसके हाथ पूरी तरह से स्थिर थे। वह धीमी रोशनी वाले मेहों के लैबिरिंथ से गुरी और उनके सोफे के पास पहुंची। उसने बिल का फोल्डर में पर नहीं रखा। उसने बस गिलास को महोगनी पर रखा और एम्बर रंग के तरल की एक खुराक डाली। पीट और ओक की भारी गंध उन दोनों के बीच की जगह को भर रही थी। मुझे आपके इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी, काव्या ने धीरे से कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी हल्की स्लेटी नाड़ उसके गले पर रेशमी स्कार्फ पर टिक गई। वहां 1 सेकंड के एक अंश के लिए रुकी, इससे पहले कि उसकी आंखों से मिलती। शहर में कारोबार मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी सुलझ गया। बंदरगाह की बातचीत अनुकूल रही। काव्या अब तक उनकी दुनिया के बारे में इतना जान चुकी थी कि अनुकूल का मतलब शायद किसी का खून बहा था। उसने भारी बोतल को ट्रे पर रखा। वह गई नहीं, वह वहीं खई रही। उसकी उंगलियां चांदी की ट्रे के किनारे को कसकर पके हुए थीं। इरफान ने मुझे बताया कि क्या हुआ, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई जो उनकी मेज से आगे नहीं जाएगी। नाव के बारे में। अर्जुन ने पलक नहीं झपकाई, गिलास उठाया, एक धीमा घूंट लिया। और मैं जानना चाहती हूं कि इसकी कीमत क्या है, काव्या ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। मैं एक ऐसे आदमी से बची हूं जो मेरे ऊपर खर्च किए गए हर पैसे का हिसाब रखता था। वह उसे एक पट्टे की तरह इस्तेमाल करता था। आपने बस एक व्यक्ति को गायब कर दिया, अर्जुन। आपने मेरे अपार्टमेंट की निगरानी के लिए एक सुरक्षा टीम नियुक्त की। मुझे हिसाब की कीमत जानने की जरूरत है। अर्जुन ने गिलास नीचे रखा। उनकी आंख के ऊपर का अनियमित निशान खिंच गया क्योंकि उनका भाव बदल गया। पहली बार
वह वास्तव में अपमानित लग रहे थे। मेरी तुलना एक दयनीय नशेई से करके मेरा अपमान मत करो, जो बा महसूस करने के लिए महिलाओं को मारता था, अर्जुन ने कहा। उनकी आवाज एक नीची, खतरनाक गर्जना थी, किसी भी गर्मी से रहित। मैं उन लोगों का हिसाब नहीं रखता जिन्हें मैं बचाने के लिए चुनता हूं। कोई भी ऐसा कुछ मुफ्त में नहीं करता। काव्या ने पलटवार किया, पीछे हटने से इनकार करते हुए। वह निंदक कवच जिसने उसे 26 साल तक इंदा रखा था, एक तार्किक व्याख्या की मांग कर रहा था। मैं आपकी ड्रिंक्स परोसती हूं। यह एक हत्या के प्रयास और एक अपहरण को उचित नहीं ठहराता। तुम इसे एक शिकार के नरिये से देख रही हो। अर्जुन ने ठंडक से जवाब दिया, यह बंद करो। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण की मांग करता है। मेरे वातावरण में यह बात शामिल है, इसमें वह शांति शामिल है जो मुझे इस सोफे पर बैठने पर मिलती है। वह नशेई एक अराजक चर था। वह मेरे स्थान में हिंसा लाया। उसने मेरे पनाहगाह से संबंधित किसी छीप पर हाथ डाला। मैंने बस उस चर को हटा दिया। वह चमे के सोफे के खिलाफ झुक गए। उनका विशाल शरीर एक शांत अधिकार का विकिरण कर रहा था। तुम मुझ पर कुछ भी एहसानमंद नहीं हो काव्या। कर्ज उसका था, अतिक्रमण के लिए वह चुका दिया गया है। काव्या ने उसे घूरा। उसने भयानक प्रतिष्ठा से परे देखा, खास तौर पर सिले हुए सूट और खून से स्नेहगंदे पैसे से परे देखा जो उसे भुगतान करता था। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी ही शक्ति से गहरा अलग थलग था, जो अपनी जिंदगी के कुछ शांत कोनों की जमकर रक्षा कर रहा था। उसने उसे उस पर कब्जा करने के लिए नहीं बचाया था। उसने उसे इसलिए बचाया था क्योंकि वह कमोरी का शोषण होते हुए नहीं देख सकता था। शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। आखिरकार लियाई उससे खत्म हो रही थी। अर्जुन का कठोर भाव नरम हो गया, बस थोड़ा सा। यह किसी भी और आदमी में एक उज्जवल मुस्कान के बराबर था। स्कार्फ उतारो काव्या। वह झिझकी। उसका हाथ उसके गले तक चला गया। नील के निशान अभी भी बुरे हैं। उतारो, उसने धीरे से दोहराया। तुम्हारे पास एक ऐसी लहाई के निशान छिपाने का कोई कारण नहीं है जिसमें तुम इंदा बची हो। उन्हें देखने दो, उन्हें जानने दो कि तुम अभी भी खई हो। धीरे धीरे काव्या ने रेशमी कफा खोला। पीले और भूरे रंग के धब्बेदार उंगलियों के निशान उसकी पीली त्वचा पर स्पष्ट थे। बार की धीमी रोशनी में उसने खुद को उजागर, असुरक्षित महसूस किया। लेकिन जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसने खुद को कमोर महसूस नहीं किया। उसने खुद को देखा हुआ महसूस किया। मेरा बिल लाओ, अर्जुन ने फिर से गिलास उठाते हुए बुदबुदाया। और मिर्च स्प्रे रख दो, तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं पेगी। 6 महीने बाद सर्दी आखिरकार हार मान चुकी थी। शिकागो में एक गर्मी की भारी नम गर्मी को रास्ता दे रही थी। ऑरा लाउंज बिल्कुल वैसा ही बना रहा। यह अभी भी पॉलिश किए हुए पीतल और महंगे पेय का एक किला था। एक ऐसी जगह जहां शहर के अभिजात वर्ग बाहर के शोर से छिपने आते थे। लेकिन काव्या बदल गई थी। वह एक शांत, निर्विवाद आत्मविश्वास के साथ महों के बीच चलती थी। वह थकान जो आमतौर पर उसकी आंखों को खाली कर देती थी, पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने मैनेजर से वेतन वृद्धि के लिए बातचीत की थी। एक ऐसी बातचीत जिसे 1 साल पहले वह कभी करने की हिम्मत नहीं करती। जब दलाल स्ट्रीट के दलाल बहुत शोरगुल करते या बहुत ज्यादा परिचित हो जाते तो वह सिकुती नहीं थी। वह उन्हें एक ठंडी, सीधी नव से सुधारती थी जो उन्हें तुरंत चुप करा देती थी। उसने अपनी जगह पर कब्जा करना सीख लिया था। उसने एक मास्टर को देखकर सीखा था। यह मंगलवार की रात थी। सामने की खिड़कियों पर ओर से बारिश हो रही थी। एक गर्मी की मूसलाधार आंधी जिसने सकों को पूरी तरह से साफ कर दिया था। बार लगभग खाली था। काव्या सर्विस स्टेशन साफ कर रही थी। छत के स्पीकरों से बजती हुई धीमी घल सुन रही थी। उसने हॉल के आखिर में देखा, अर्जुन वहां थे। वह हमेशा वहां होते थे। मंगलवार को वह चमे में बंधी एक खाता बही पत्ते थे। उनकी नाक पर पन्ने का चश्मा टिका होता था। उम्र के प्रति एक दुर्लभ रियायत जो उन्हें अजीब तरह से, लगभग अकादमिक बनाती थी। प्रकाश बार में था, चुपचाप मिश्रित मेवों का एक कटोरा खा रहा था। काव्या ने मैकालन की बोतल और 2 गिलास उठाए कोने के सोफे तक चली गई। अर्जुन ने जब वह पास आई तो अपनी आंखें नहीं उठाईं, लेकिन खाता बही बंद कर दी। उसे एक तरफ धकेल दिया। काव्या ने उसे बिल नहीं दिया। उसने दोनों गिलास में पर रखे और हर एक में एक सटीक खुराक डाली। अर्जुन ने आखिरकार अपनी आंखें उठाईं, दूसरे गिलास के लिए एक भौं उठाते हुए। राकेश ने कहा कि मैं अपना ब्रेक ले सकती हूँ, काव्या ने कहा। उसका लहजा आकस्मिक था, हालांकि उसका दिल थोड़ी ते गति से धक रहा था। उसने निमंत्रण का इंतजार नहीं किया। चम्हे के सोफे में खिसक गई, उसके सामने बैठ गई। एक लंबे क्षण के लिए अर्जुन बस उसे देखते रहे, उसके चेहरे का, उसकी गर्दन की साफ बेदाग त्वचा का, जिस दिन बिना किसी माफी के तरीके से वह उसकी नगर का सामना कर रही थी, उसका अध्ययन करते रहे। एक धीमी, सच्ची मुस्कान उनके होंठों के कोनों पर आई,
उनके चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे अनियमित निशान एक धमकी के बजाय व्यक्तित्व की एक विशेषता जैसा लग रहा था। तुम प्रोटोकॉल तो रही हो काव्या? उन्होंने देखा। उनकी आवाज एक गहरी, नीची गर्जना थी। मैं अपने इलाके में नियम बनाती हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया, अपना गिलास उठाते हुए। यह एक विचित्र स्याह संतुलन था। वे एक जोहे नहीं थे, शब्द के पारंपरिक अर्थ में नहीं। कोई फूल नहीं थे, कोई सार्वजनिक रेस्तरां में डेट नहीं थी, प्यार की कोई भव्य घोषणा नहीं थी। वे वहां मौजूद थे, उस छाया से ढके सोफे पर, हिंसा की एक आपसी समझ से एकजुट थे जो दुनिया को घुमाती थी। काव्या ठीक ठीक जानती थी कि अर्जुन क्या था। वह जानती थी कि जो पैसा उसकी असाधारण टिप का भुगतान करता था वह शायद खून से सना हुआ था। वह जानती थी कि जो आदमी उसकी कार की रखवाली करते थे उन्होंने लोगों को मारा था और वह इसे स्वीकार करती थी। उसने सबसे कठिन तरीके से सीखा था कि दुनिया के अच्छे आदमी छिपे हुए राक्षस हो सकते हैं, जो अपने दुर्व्यवहार को बंद दरवाहों और आकर्षक मुस्कानों के पीछे छिपाते हैं। रोहन एक सामान्य आदमी था, अर्जुन एक स्वीकार किया हुआ राक्षस था, और चुनना पा तो काव्या ने पाया कि वह उस राक्षस को असीम रूप से पसंद करती थी जो अपने वादे पूरे करता था। अर्जुन ने अपना गिलास उठाया, उसे धीरे से उसके गिलास से टकराया। क्रिस्टल की एक साफ ते खनक आई जो संगीत की धीमी धुन को काट रही थी। पनाहगाह के नाम, अर्जुन ने धीरे से कहा। पनाहगाह के नाम, काव्या ने दोहराया। उसने जलते हुए तरल का एक घूंट लिया, उसे अपनी छाती को गर्म करने दिया। उसने मे के दूसरी ओर देखा, उस घातक माफिया बॉस की ओर जिसने उसकी जिंदगी के नियमों को फिर से लिखा था। वह अब सिर्फ एक वेट्रेस नहीं थी और निश्चित रूप से अब एक शिकार नहीं थी। वह एक शीर्ष शिकारी की दुनिया में एक स्थायी उपस्थिति थी। उसने अपना गिलास नीचे रखा, अपनी हल्की नर का भारी सुकून देने वाला वर्ण महसूस करते हुए। बाहर बारिश शीशे को पीटती रही, लेकिन अंदर उस गहरे मखमल से ढके सोफे पर दुनिया पूरी तरह से और निर्दयता से सुरक्षित थी।